तो गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। धर्मांतरण और अंतर धार्मिक शादियों पर रोक को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। जी किशन रेड्डी ने कहा कि धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले प्राथमिक तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि लव जिहाद के मामले ने काफी तूल पकड़ा, काफी विवाद भी इस पर हुआ और कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू भी किया। और ऐसे मामलों की पहचान, रोकथाम और जांच राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया है। मंगलवार को केरल कांग्रेस के 5 सांसदों ने इस बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही कि केंद्र ऐसा कोई कानून जो है वो बनाने की उनकी योजना नहीं है। हम रुक कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, यहाँ पर बहुत कई हम जानते हैं कि इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए, उस पर भी सवाल उठाया गया। यहाँ पर केंद्र की तरफ से जो तस्वीर साफ की गई है उसके बारे में बताएं। आदित्य, केंद्र ने साफ कर दिया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसके चलते जो भी इस तरह का कोई कानून होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिस्टर जी.के. रेड्डी, उन्होंने कहा कि जितने भी इस तरह के मामले हैं, अगर कोई इलीगल कोई मामला ऐसे सामने आता है तो एज पर लॉ वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा। इन्वेस्टिगेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रोसिक्यूशन, ये सभी जो ऐसे मामलों से रिलेटेड होते हैं वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ही करती हैं। केंद्र सरकार ऐसा कोई एक सेंट्रल लॉ लेकर नहीं आने वाली है। उन्होंने ये लोकसभा को भरोसा दिलाया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आदित्य, जैसे कि आप बता रही थी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी लॉज हैं और बाकी के जो हरियाणा है, साथ में बाकी के कुछ असम हैं, कुछ ऐसे राज्यों ने भी ये दावा किया था कि वो ऐसा एक लॉ लेकर आने वाले हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूरी अपनी मंशा साफ कर दी कि कोई सेंट्रल लॉ इस पर नहीं लाएगा। अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो अपने स्तर पर इसके मुतालिक लॉ ला सकते हैं। लेकिन नीता, सवाल यही उठ रहा है कि जिन राज्यों में ये कानून बना है, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, वहां इसके दुरुपयोग की बड़ी सारी खबरें हैं। जैसा वो बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो राज्यों का इशू है। लेकिन सवाल यही पूछा जाना चाहिए, एक्सटॉर्शन वहीं पे होता है, परेशान वहीं पे किया जाता है। तो सिर्फ ये कह देना भर कि केंद्र की कोई योजना नहीं है, इससे जमीन पे लोगों को कोई बहुत राहत मिलने वाली नहीं है, जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं या फिर टारगेटेड महसूस कर रहे हैं उन राज्यों में। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हम फॉलो करते हैं शारिक। इसके मुताबिक केंद्र और जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो एज पर लॉ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र का कहना ये भी ठीक है कि क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके मुतालिक वो कोई लॉ नहीं लाएंगे। लेकिन इस तरह की जब कोई मामले सामने आते हैं तो उनके पास लीगल रिकोर्स लेने का भी उनके पास एक जो है वो रास्ता होता है। ऐसा केंद्र सरकार का मानना है, चाहे वो कोर्ट्स के जरिए हो या हायर कोर्ट्स के जरिए हो। शुक्रिया नीता, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर यूपी के रहने वाले शर्जील उस्मानी के भाषण को लेकर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती जा रही है। आरोप है कि शर्जील ने 30 जनवरी को पुणे के यलगार परिषद में अपने भाषण में न्यायपालिका, कार्यपालिका से लेकर पुलिस और स्टेट को न मानने की बात कही और आज के हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताया था। काफी उसके बाद हंगामा खड़ा हुआ है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, पूरा सच क्या है, खबर बताइए। शारिक, देखिए, एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था पुणे में 30 जनवरी को। उस दौरान बहुत से ऐसे वक्ताओं को बुलाया गया था जो वामपंथी हैं या फिर अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए संघर्ष करते हैं। उसी में शर्जील उस्मानी को भी बुलाया गया था। अलीगढ़ के पूर्व छात्र हैं वो, और उन्होंने भाषण देते समय लगभग 26 मिनट का जो उनका भाषण है वो बहुत ही विवादित बताया जा रहा है। उसमें उन्होंने न सिर्फ कार्यपालिका, न्यायपालिका, पुलिस और ये भी कहा कि आई डोंट ट्रस्ट इन स्टेट तक की बात कही। वहीं साथ में उन्होंने हिंदू समाज पर भी बहुत ही टीका टिप्पणी की है, जिसको लेकर बड़ा यहाँ पर विरोध हो रहा था। और बीजेपी जो है 2 दिनों से लगातार मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो हिंदुओं के अपमानित करने का काम किया है। हालांकि पुलिस थोड़ी सी शिथिल थी, लेकिन कल जब दबाव ज्यादा बना और मुंबई में भी एक विधायक हैं अतुल भातलकर, वो जाकर उन्होंने दिंडोसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिर पुणे में स्वारगेट जो पुलिस थाना है वहां पर बीजेपी के एक नेता की शिकायत पर कल जाकर मामला दर्ज हुआ है 153A के तहत, यानी कि धार्मिक भावना और समाज में विद्वेष फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सरकार की तरफ से अभी तक सिर्फ इतना बयान आया है, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं वो, कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बहुत बीजेपी के दबाव के बाद, क्योंकि बीजेपी इसको मुद्दा बनाने लग गई थी, तो ये मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की जांच की जाएगी, उनको भाषणों के उनके जो भाषण है उसकी जांच की जाएगी, उसमें कितना लीगल उसका जो भी है वो लिया जाएगा, राय ली जाएगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया है। लेकिन जो उनका भाषण है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक तरह से बताती हैं कि वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिसिंग किसी भी चीज को नहीं मानते और देश में सिर्फ अन्याय हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि हम जंग के बीच में जी रहे हैं। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं इस पर जांच के बाद क्या निकल कर आता है और क्या उन पर कार्रवाई होती है। तो किसान आंदोलन की बात करते हैं, जहां पर यूपी और हरियाणा में हो रही जो महापंचायत है उसमें से आंदोलन कर रहे लोगों और नेताओं को अब ताकत मिलने लगी है, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो शामिल भी होने लगे हैं इस आंदोलन में आकर और ज्यादा। एक ऐसी ही महापंचायत आज हरियाणा के जींद में होनी है। जींद के कंडेला गांव के स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह महापंचायत होनी है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ, जो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, अगर देखें तो इस तरह के महापंचायत का सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से राकेश टिकैत के आंखों से वो आंसू टपके थे। आज जो है उसकी उपयोगिता और सिंघू बॉर्डर पर क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी अगर आप पूरी तरह से बता पाएं। बिल्कुल, देखिए शारिक, जिस दिन राकेश टिकैत पिछले गुरुवार की रात में जब उनके आंसू निकले थे, उसके बाद शुक्रवार सुबह सबसे पहली महापंचायत हुई थी सिसौली गांव, जो कि खुद राकेश टिकैत का गांव है और बलियान खाप के प्रमुख हैं उनके भाई नरेश टिकैत। उन्होंने पहली महापंचायत की। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शामली, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर, इन तमाम जगहों पर पंचायत हुई। उसके बाद ये हरियाणा में शुरू हो गया। पहले कैथल में, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में, रोहतक में और आज जींद में ये महापंचायत हो रही है, खाप पंचायत हो रही है, जिसमें राकेश टिकैत खुद जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन खाप जो, चाहे आप चूंकि आपने खुद कवर किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को, समझेंगे कि यहाँ पर कानून प्रशासन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा चलती है किसी की धाक है तो इन महापंचायतों की। आज भी पुलिस थाने के जाने की जगह लोग अगर कोई समस्या होती है तो महापंचायत बुलाई जाती है और महापंचायतों में निपटारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये महापंचायतें बताती हैं कि हरियाणा में किस कदर जो है राकेश टिकैत के रोने के बाद किसान आंदोलन जोर पकड़ चुका है। क्योंकि खुद सिंगू बॉर्डर पे रोज रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर अब पंजाब के किसान कम है, हरियाणा से आने वाले ज़्यादा किसान हैं। और जो महापंचायत होती है उसके बाद गांव से, हर घर से जिनके पास ट्रैक्टर हैं, चंदा किया जाता है, ट्रैक्टर में डीजल डलवाया जाता है और लगभग हर गांव से लगभग 8 से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में जितनी बार पंचायत होगी, महापंचायत के बाद लगातार 5 से 6 हज़ार किसान पहुंच जाते हैं बॉर्डर्स पे। तो यही वजह है कि जो आंदोलन 26 जनवरी के बाद से थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आने लग गया था, वो रोज़ का रोज़, दिन प्रतिदिन यहाँ पर हज़ारों किसान आते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर चूँकि हम दिल्ली की तरफ हैं और इसके आगे हम जाएँ तो आधे किलोमीटर बाद से इंटरनेट काम नहीं करता है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर लगभग सिंगू बॉर्डर से 8 से 9 किलोमीटर दूर खड़े होकर के ये तस्वीरें और ये जो अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पीछे से लोग पहुंच रहे हैं। बड़ौद बागपत या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ईस्टर्न पेरिफेरी लेके पहुंच रहे हैं। हरियाणा सोनीपत के जो हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, वो केएमपी हाईवे लेके पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भले ही दिल्ली के जो मुख्य रोड है यहाँ पर तो कील लगा दी हो, लेकिन जो बाकी रास्ते हैं, गलियों से, छोटे छोटे रास्तों से किसान लगातार सिंगू बॉर्डर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि इंटरनेट नहीं है और कीलें और बैरिकेड हो जाने से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं उन्हें टॉयलेट से लेकर के नहाने तक के और लंगर बनाने तक के पानी की समस्या हो रही है। इस वजह से एक कहीं ना कहीं जो विश्वास पैदा करने की बात हो रही थी किसानों और सरकार के बीच, वो विश्वास की जगह अविश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पानी तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबका अधिकार है। शारिक।
शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरनगर में जो पहली महापंचायत हुई थी उसके बाद जिस तरह की भीड़ उसमें जुटी, उसने कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव बनाया था शारिक। उसी के बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो तैनाती, कीलें लगाई जा रही हैं, सीमेंट के बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं एक के बाद महापंचायत होती जा रही हैं और किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है आंदोलन में जुड़ने वालों की। पत्रकार मनदीप पुनिया को कल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनदीप को कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी और बेल देते वक्त कोर्ट ने कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। पुलिस ने पुनिया को सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था कि वो आंदोलनकारियों को भड़का रहे थे। इसके अलावा उन पर और भी दूसरे आरोप लगाए गए थे। अदालत के आदेश के बाद मनदीप आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है कि सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। विपक्ष चाहता था कि कृषि कानूनों के मुद्दों पर और किसान के मुद्दे पर चर्चा हो, जिसको लेकर के अब सहमति हो गई है। राज्यसभा में इस पे चर्चा होगी, जिसके लिए वक्त 14.5 घंटे का रखा गया। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा। अखिलेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह का हंगामा हुआ है, कई बार कार्यवाही जो है उसे स्थगित करना पड़ा था, खासकर राज्यसभा में विपक्ष ने खासा हंगामा किया था। उसके बाद क्या ये सब कुछ कोशिशें जो हैं वो कवायद की गई और उसके बाद ये सहमति बन पाई है? ये सरकार और विपक्ष में सरकार की ओर से सुझाव दिया गया था कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसी चर्चा के दौरान किसानों के जो कानून आए हैं उस पर भी चर्चा करा ली जाए। तो इस पर कल विपक्ष तैयार नहीं था, कुछ पार्टियां विपक्ष की तैयार नहीं थी, लेकिन आज सुबह इस पर सहमति बन गई है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज, कल और परसों यानी 3 दिनों तक प्रश्नकाल नहीं होगा। आज 0 आवर होगा, लेकिन कल और परसों 0 आवर नहीं होगा। और इस तरह 14.5 घंटे का समय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रखा गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं 3 राज्यसभा में, उनकी ओर से लगातार हंगामा किया गया इन 3 कृषि कानूनों को लेकर, जिसके बाद राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने नियम 255 का उल्लेख करते हुए इन तीनों ही सांसदों को आज दिन भर के लिए सदन से बाहर जाने के लिए कहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज दिन भर के लिए इन तीनों ही सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा के 3 सांसद जो आम आदमी पार्टी के हैं और आज दिन भर की कार्रवाई में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाकी जो विपक्षी दल है उनके साथ सहमति सरकार की बन गई, तो इसलिए 10 बजे जो है इस पर चर्चा होने की बात थी, तो 10 बजे से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और अपने जो भाषण होंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसी में विपक्ष के सांसद जो है वो कृषि कानूनों के ऊपर भी अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया अखिलेश। तो एक सहमति बनी है, अब किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था, सरकार भी कह रही थी कि वो इस पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, तो अब इस पर चर्चा की जाएगी। 14.5 घंटे के बहस का समय रखा गया। और अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां पर आप एक पोल में हिस्सा ले सकते हैं। उसमें हम आपको 5 खबरें दिखा सकते हैं और इसमें आप खबरें अपनी चुन सकते हैं। तो टॉप न्यूज में आज सबसे पहली खबर है किसानों से जुड़ी हुई, जहां पर किसान महापंचायत जो लगातार हो रही है वो आंदोलन की नई ताकत बनकर उभरी है और एक के बाद एक दिन ब दिन यहां पर तमाम किसान जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। नंबर 2 पर राकेश टिकैत का अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। और तीसरी खबर है पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत मिल गई है, आखिरकार आज तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई होगी। नंबर 4 पर लव जिहाद पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनेगा कानून, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा। और 5वीं खबर है बिहार से, जहां पर सरकार का नया अजीब फरमान एक सामने आया है। प्रदर्शन करते हुए अगर पकड़े गए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। तो इन 5 खबरों को हम आप तक लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और हमें बताइए कि कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। वो खबर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।